Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. कल हम एक एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं यार, ठीक है? मैं टाइम है ना अनाउंस कर दूंगा मैं। चलिए, एक क्वेश्चन पूछता हूँ यार, है ना? मान लो ये आपके पास कोई एक बाउंड्री है। मान लो यहाँ पर ये मीडियम म्यू है और मान लो बाहर एयर है, ठीक है? और मैं यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ये आपका हो गया नॉर्मल। मान लो यहाँ से कोई रे निकलती है, अगर मीडियम सेम होता तो ये रे सीधे निकल जानी चाहिए थी, बट क्या होगी ये रे अभी क्या करेगी? Away from normal. Away from normal. अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा, ये तो मैंने ये रे बनाई है। जब मैं यहाँ से इसको देखूंगा, यहाँ मेरा कोई ऑब्जर्वर बैठा होगा, ऑब्जर्वर जो इसको देख रहा होगा, उसके लिए जो रेज ये आ रही है, मेरे को ये बैक प्रोड्यूस करेगा। तो जो चीज आपको यहाँ पर एक्चुअली थी वो चीज आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगी। होता ना पानी में, आपको चीज देखते हो तो पानी में जहाँ होती है वो चीज आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है। यस सर। उल्टा कर दें, ये म्यू है, मान लो ये एयर है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, ये आपका नॉर्मल है। तो जो रे ऐसे जा रही है वैसे है ना, ये रे ऐसे, ये रे ऐसे जा रही है। एक्सपेक्टेड था कि वो ऐसे जाएगी, बट वो जब डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो रे थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ जो भी मेरा ऑब्जर्वर होगा, जिसको ऑब्जर्व करेगा, उसको तो किससे मतलब है कि मेरे पास रेस किस एंगल पर आ रही है। किसी भी एंगल पर आ रही है उसको हिसाब से वो इंटरप्रेट करेगा। एक्चुअल में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, उससे इसी एंगल पे रेस गिरती नहीं गिरती ऐसे टाइप से। ऐसे तो जो चीज आपको यहाँ पर है
वो चीज आपको थोड़ा सा दूर दिखाई देगी। ये ऑब्जर्वेशन आपने कम किया होगा, ऑब्वियसली अपन पानी के अंदर जाके बाहर की चीजें नहीं देखते हैं। पर सपोज को यहाँ कोई फिश है, फिश को बर्ड को देखना है, तो बर्ड की जो एक्चुअल हाइट होनी चाहिए वो उस हाइट से थोड़ा ज्यादा दूर दिखाई देगा। या फिर यहाँ पर कोई बर्ड है, बर्ड को कोई फिश देखनी है, तो फिश जहाँ होनी चाहिए वो फिश उसको थोड़ा सा पास दिखाई देती है। याद कैसे रहेगा कौन पास आ रहा है कौन दूर जा रहा है? ये आप एक या तो अपने जो आपका डेली एक्सपीरियंस है ना, रूटीन लाइफ का, जिसमें पानी में कोई भी आप कॉइन रख दो, है ना, मग ले लो, उसमें पानी भर के ग्लास में उसमें कॉइन रख दो, हर चीज आपको जो बॉटम पे वो चीज आपको ऊपर दिखाई देती है। ऑब्जर्वर कहाँ है? हवा में। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? पानी में। अगर डेंसर वाली चीज को, डेंसर मीडियम में कुछ देख रहे हो तो वो चीज पास आ जाएगी, और अगर आप डेंसर में बैठ के रेयर को कुछ देख रहे हो तो वो चीज, वो ये जो चीज है ये चीज क्या हो जाएगी? दूर चली जाएगी, राइट। इसी में क्या बोल सकता हूँ? एपरेंट पोजीशन बोल सकता हूँ ऑब्जेक्ट की। जहां था वहां से अलग दिखाई दे रहा है, जहां था वहां से अलग दिखाई दे रहा है। एपरेंट, इसको बोल सकता हूँ एपरेंट डेप्थ। ऊपर से देखोगे तो पानी के अंदर कोई चीज है, आप उसको क्या बोलोगे? डेप्थ ही बोलोगे ना यार। Yes, Yeah. sir. Yes, sir. Yes, sir. एपरेंट डेप्थ है ना, तो अगर ये डी है, दिस इज डी, दिस विल बी डी एपरेंट। अगर यहाँ बोलूंगा इसको मैं क्या बोलता हूँ? बर्ड की कोई हाइट है, एक्चुअल हाइट है, एंड दिस विल बी द Apparent height. Apparent height. एपरेंट हाइट। ठीक है ना? तो मैं जनरल फॉर्म में लगाता हूँ। यहाँ पर देखो, हाँ, खास बात क्या है कि जो मेरा विजन है वो क्या है? ऑब्लिक नहीं है। ऑब्लिक मतलब मैं यहाँ टेढ़ा होकर इसको नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको क्या देख रहा हूँ? ऊपर देख रहा हूँ। नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस समझते हो कि नॉर्मल इंसिडेंस मतलब जो रे नॉर्मल गिरी है आप उसके अलोंग देख रहे हो, आप ऑब्लिक साइड में बैठ के नहीं देख रहे हो, तो मैं एकदम ऊपर से व्यू कर रहा हूँ। और दूसरा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस में, मेरी एजम्पशन क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो एंगल आपका बनेगा बहुत ही छोटा है, दूर नहीं हूँ। तो फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो आपका विजन है वो क्या है? नॉर्मल है, मतलब इसके ऊपर जाके ही देख रहे हो, है ना? ऑलराइट, चलिए तो लिखिए एपरेंट ठीक है, ये एपरेंट डेप्थ बोलूँ या एपरेंट काम करता हूँ पोजीशन बोल देता हूँ। एपरेंट डेप्थ और एपरेंट पोजीशन, तो मैं तो अलग अलग फॉर्मूला बनाने की बजाय तो मैं काम करता हूँ, बाउंड्री लेता हूँ, यहाँ की मेरा ऑब्जर्वर लेता हूँ, इसको बोलता हूँ म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जर्वर रेयर भी हो सकता है, ऑब्जर्वर डेंसर भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रखा, दिस इज योर दिस इज योर नॉर्मल, ऑलराइट। फिर आपका ऑब्जेक्ट रेज यहाँ गई, यहाँ गई। अगर ये वाला रेयर है तो अवे हो जाएगी, अगर ये डेंसर है तो टूवर्ड्स हो जाएगा। अच्छा, टूवर्ड्स हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट पास आएगा दूर जाएगा, तो दूर जाएगा। है ना? अगर वो टूवर्ड्स चली गई ऐसे तो बल्कि वो पीछे से आते दिखाई देगा, और अवे हो गई ऐसे, ऑब्जेक्ट आपको यहाँ के दिखाई देगा, राइट। तो कुछ भी एज्यूम कर ले, हाँ कुछ भी अगर एज्यूम करे तो मान लो कैसी हो जाती है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अपना फॉर्मूला अपने आप सेट हो जाएगा। और रेज अवे हो गई। आपको हालांकि ये वाली रे बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक तो ऐसे सीधी तो निकल रही होगी दोस्तों, Yes, sir. वो सीधी सी जा रही होगी ऐसे। तो अगर मेरा यहाँ पर मेरा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है,
ये आई को ऐसे मत सोचो कि बहुत बड़ी आई है, आई तो थोड़ी साइज की, ये एंगल बहुत छोटे पास पास में है। तो ना देखो, एक रे ये गई, एक रे ये गई, इन दोनों को बैक टू करो तो अपने आप यहाँ इमेज बन जाएगी। आपको 2 ही रे चाहिए होती है, तो हमने डायग्राम के लिए बना दिया है। ये आपका नॉर्मल है। अच्छा, आई बहुत छोटा होगा तो ऑब्वियसली क्या मतलब है कि जो रे है ये एक्चुअल में रे कैसे बना रहा हूँ मैं, मीडियम है। ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल के पैरेलल। ऑलमोस्ट क्लोज है ऐसे। अभी हल्का से इस तरह से ये रहा। सर इस अजम्पशन की जरूरत क्या थी? अगर हम आई को बड़ा भी ले ले तो ये बताता हूँ क्या है, बताता हूँ क्या है। ये ऐसे है ना, ये पास पास में ऐसे, ये बहुत पास में है। पास में हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा हो जाएगा। यस सर। दूर होते तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, ये वाला केस ले रहे हैं, ये वाला केस नहीं ले रहे। अब देखो इसकी जरूरत क्या है। अगर ये आई है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आई। मिल भी आई। और ये पूरा एंगल क्या है, आर नॉर्मल के साथ। ये एंगल आ रहा तो ये एंगल भी। आर। आर मान लो ये जो मैंने लिया है, मान लो ये डिस्टेंस क्या है, कुछ मान लेते हैं एक्स है। ऑलराइट, कोई भी रे पकड़ी जो ये नॉर्मल से एक्स दूरी पे गिर रही है। दिस इज योर डी एक्चुअल। जब एक्चुअल पोजीशन डी बोलो, एच बोलो, आर बोलो, कुछ भी मन है। एंड ये डी बोलो या एच बोलो, ये दिस इज डी, दिस इज अपरेंट पोजीशन, ये एक्चुअल पोजीशन है ना। अब समझ में आएगा फायदा क्या है। मैं इंटरेस्टेड हूँ डी अपरेंट निकालने में। तो एक्स अपॉन डी अपरेंट क्या है, साइन tan r। tan r tan r टेन आर। और टेन आई क्या है, x X upon d x upon d डी एक्चुअल, राइट। अब मुझे ये बताओ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, इस पे स्नेल्स लगाऊं तो क्या लिखूंगा, साइन आई का, साइन आई किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, म्यू ऑब्जेक्ट। mu object साइन आई इक्वल्स टू म्यू ऑफ, observer लिख देंगे। I और r लिखते हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर आई बड़ा होता, आई तो बड़ा होता तो आर भी मतलब ऑब्वियसली फाइनाइट नंबर पे आता। मतलब Yes, बेसिकली आई और आर बड़े हैं तो अब साइन आई को टेन आई नहीं मान सकते। बट अगर आई बहुत छोटा है तो साइन आई टेन आई क्या हो जाएंगे, बराबर equal ही। हो यहाँ पर साइन आई को लिख सकता हूँ, अब मुझे फायदा समझ में आया। इससे मुझे डायरेक्टली क्या पता लग गया, म्यू ऑफ, ये क्या लिखा गया, sin i equals to tan i and sin r equals to tan tan r. Your mu of tan r, your mu of object, tan i की जगह लिख सकते हो, x by d और ये x by x x क्या, d अपरेंट यहाँ चला गया, d अपरेंट क्या है, ये यहाँ चला गया और d यहाँ चला गया, d तो यहाँ आ गया। फिर क्या ये लिखा, म्यू ऑफ या ठीक है, ये बन गया। समझ आ रहा है यहाँ तक। अब मैं ये वाला केस ले लूँ, पहले वाला केस, इसमें ऑब्जेक्ट डेंसर में है और आप रेयर को, जैसे ये वाला ले लेता हूँ। तो एक बार मैं सबको टाइम दे दूँगा नोट करने के लिए।
सी वाला केस ले लिया, ये म्यू है और ये एयर है, राइट, ये म्यू है, ये एयर है। एक बार आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, ऑब्जर्वर मेरा यहाँ है, एक बार मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, ऑब्जर्वर मेरा यहाँ है। तो इसके लिए जब हवा से मैं टेंशन देखूंगा तो बेसिकली मैं क्या बोलूँ, डेप्थ बोलूंगा, और जब मैं डेप्थ के हवा में देखूंगा तो उसको क्या बोलूंगा, ऊपर हवा में देखने का मतलब आप स्काई की तरफ देख रहे हो, यस सर, हाइट। तो आप इसको एच का नाम दे दोगे और हवा से किसी मीडियम देखो आप उसको डेप्थ का नाम दे दोगे। तो जो डी अपरेंट आया है वो क्या है, डी एक्चुअल अपॉन म्यू। ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जर्वर कितना है, 1। ऑब्जर्वर कितना है, 1 है, ये लिखा हुआ है क्या, Yes, sir. एक्चुअल पोजीशन अपॉन डी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1, 1 ऑब्जर्वर कितना है, Mu. म्यू। ये हो गया Yes, sir. है ना। तो बहुत लोग हैं वो डायरेक्टली ऐसे याद कर लेते हैं भाई कि एपरेंट डेप्थ होती है डी बाई म्यू, एपरेंट होती है म्यू एच, लेकिन ये हमेशा नहीं है ना। मान लो है मैं एयर ना दूं, कोई और मीडियम दे दूं, इसको म्यू नॉट बोल दूं, इसको इसको म्यू वन बोल दूं, इसको म्यू टू बोल दूं, तो आपको कैसे कैसे याद आएगा कि इसमें म्यू वन ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है, म्यू टू ऊपर लिखना है नीचे लिखना है, कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिख दिया कि ऑब्जेक्ट अपन ऑब्जर्वर, कोई पेन ही नहीं है, इवन इफ एयर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ना। बट आपको अगर एक मीडियम एयर है तो आपको ये तो समझ में आ रहा है, दो केस बनेंगे, या तो म्यू से डिवाइड होगा या म्यू से मल्टीप्लाई होगा, है ना, इसके अलावा तो कोई केस नहीं है। यस सर। ऐसे लॉजिकली सोच सकते हैं आप कि अगर कोई चीज मुझे पानी में देखते हो, आप कोइन देखते हो, जैसे कोइन को देखा आपने पानी में, बॉटम को देखा, वो बॉटम आपको थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, उसकी डेप्थ बढ़ी है कम हुई, तो अगर अगर मुझे किसी नंबर को कम करना है तो मैं से बड़े नंबर से डिवाइड। तो बाय डिफॉल्ट एक से बड़ा ही होगा, है ना। हाँ, तो उसको डिवाइड कर दिया, और आपको डिस्टेंस बढ़ानी है तो आपने क्या किया, म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। और सबसे अच्छा तरीका है कि वो बढ़ेगा कम होगा, आप सब रे डायग्राम बना के देखो तब भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे रे डायग्राम बनाया, इस केस में अवे चलेगी तो पास आ गया, इस केस में यहाँ से टुवर्ड्स मुड़ गई तो ये चीज दूर चलेगी। समझ आ रहा है क्या, नोट कर लीजिए, दिखाई दे रहा है कितने छोटे पे। अब देखो मोस्टली क्या होता है, 99% केसेस में एक मीडियम क्या होता है, हवाई होती है, इसलिए अगर हम लोग म्यू के फॉर्म में लिख देते हैं तो अब याद रखना, डेंसर में देखोगे तो पास दिखाई देगा तो बाय म्यू कर दिया, रेयर में देखोगे तो दूर दिखाई देगा तो म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया।
कर लिया क्या नोट? नहीं सर, बस 1 सेकंड। बस 2 मिनट रुको सर। सर ये वाला जो अपना फॉर्मूला है डी एपेरेंट वाला जो आपने रेड बॉक्स के अंदर लिखा है, ये ऑब्जर्वर के जिस मीडियम में होगा उस हिसाब से ऑल्टर हो जाएगा हमेशा, या फिर ये हर केस के लिए वैलिड होता है? देखना अगले जो दो केस लिखे हैं वो 2 केस इसी को देख के तो लिखे हैं। मतलब आपको सिंपली क्या याद रखना है, ऑब्जेक्ट अपॉन ऑब्जर्वर है, कोई भी कैसे भी हो अपने आप सेट हो जाएगा। जैसे पहले वाले केस में क्या है, ऑब्जर्वर एयर में है, राइट? जी सर। और ये ऑब्जेक्ट म्यू में है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, म्यू अपॉन 1। जी म्यू अपॉन 1 क्या बन गया, डी बाय म्यू। यस सर। अगले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ एयर में है, तो ऑब्जेक्ट का क्या लिखा जाएगा 1। ऑब्जर्वर क्या जी लिखा सर, 1 बाय म्यू में अपने आप म्यू ऊपर आ जाएगा। तो आपको ये या तो 2 अलग अलग फॉर्मूला याद रखो, है ना, mu1 बाय mu2 करके ये याद रखो, या फिर सिंपली एक सिंगल याद रखो जिसमें आपको टेंशन ही नहीं है कि कौन कहाँ बैठा है। सिंपली क्या किसका बस क्या है, ऑब्जेक्ट का म्यू लिखो, ऑब्जेक्ट म्यू लिखो, अपने आप राइट फॉर्म में चले जाओगे। ठीक है जी सर। ओके सर। चलिए मान लो अब ये ऐसे है। अब ये एक काम करना, खुद से एक बार ड्राइव करने ट्राई करना। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये डेप्थ है, ये डेप्थ है, और यहाँ मेरा कहीं ऑब्जर्वर है। मान लो ये D1 है, ये पहला मीडियम है, मान लो mu1, इसकी डेप्थ D1 है। ये मीडियम है mu2, जिसकी डेप्थ क्या है, जहां पर ये ऑब्जेक्ट है उसकी डेप्थ क्या है, D2। फाइंड, और इसका अपना कोई मीडियम बोल दूं, mu0, म्यू फॉर म्यू ऑब्जर्वर, चलेगा? 2 मीडियम है। फाइंड एपरेंट डेप्थ। अच्छा मैं आपसे इसमें एक चीज पूछता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है ना, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगे पहले वो mu2 से कहाँ जाएंगी, mu1 में, है ना? सीधे निकलेंगे, थोड़ा बेंड हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट से जो भी रेज निकलेंगी जब वो 2 से 1 में जाएंगी तो स्ट्रेट सीधी से निकल जाएंगी, जैसे जा रही थी अब अपने पाथ से डेविएट कर जाएंगे, बेंड कर जाएंगी। डिविएट कर वर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डिपेंड करेगा। वो डिपेंड करेगा वो तो मीडियम पे सर। चलो कुछ भी मान लेते, पर मुझे समझ आया जब वो मीडियम 1 में एंटर की तो ऑलरेडी क्या है, 1 में एंटर होने के बाद वो थोड़ा कहीं और दिखाई देगा। Yes, sir. जैसे वो mu2 से mu1 में एंटर की तो कोई ऑब्जर्वर mu1 में बैठा होता है, उसको ऑब्जेक्ट वहीं दिखाई देता, थोड़ा शिफ्ट दिखाई देता, कहीं और है शिफ्टेड। तो पहली बात तो mu1 की वजह से थोड़ा सा ऑब्जेक्ट कहीं और दिखाई देगा। अब जो रेज आ रही है वो फर्दर फिर से
म्यू नॉट में जाती फिर से डेविएट होंगी, Yes, sir. है ना। तो कुछ भी ऐसा मान सकता हूँ कि मान लो ऐसी कोई रह गई, पर एक तो सीधी निकाल देते हैं ऐसे, मान लो वो ऐसे चली गई, तो इसके लिए अगर ये मीडियम नहीं होता तो रे जैसे सीधी सीधी निकल जाती क्या, है ना। Yes. और आपको जो ऑब्जर्वर को बस ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देता, यहाँ दिखाई देता, है ना। तो एक तरह से इस बाउंड्री के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, यहाँ पर रखा गया है, और अगर ये बाउंड्री नहीं होती तो ऑब्जेक्ट आपको फाइनली यही दिखाई देता, लेकिन ये फर्दर क्या करेगा, और ज्यादा Moment. हाँ वो सब देखो डिपेंड करता है, अवे होगा तो और पास आ जाएगा, अगर टूवर्ड्स होगा तो वो यहाँ से फिर से थोड़ा सा ऐसे हो गया तो आपको थोड़ा पीछे दिखाई देगा, नहीं देगा यहाँ पर, तो उसका हमें वरी नहीं करना है, तो इतना सोचना है। पहले तो इस मीडियम की वजह से ऑब्जेक्ट थोड़ा यहाँ आ गया, अब फर्दर ये चेंज होगा, इसलिए इस रे डायग्राम के हिसाब से वो आपको अब यहाँ दिखाई दे रहा है फाइनली। D1 plus D2 minus mu1 upon mu2 D2 into mu naught upon mu1. नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ है, Sir, d1 mu2 mu1 plus d2 mu1 square upon mu naught into mu2. ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी आएगी, व्हाट अबाउट At d1 mu naught upon mu1 plus d2 mu naught upon mu2. अच्छा ये डिस्टेंस कितनी आएगी, So mu1 upon mu2 D2. अगर यहाँ ऑब्जर्वर बैठा होता तो उसको D2 mu1 upon mu2. देखो म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ऑफ Observer. तो ऑब्जर्वर का 1 में बैठा वो यहाँ चला गया, Yes, sir. अब इस मीडियम के लिए यहाँ से जाते इस मीडियम के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, यहाँ रखा गया, Yes, sir. तो इस मीडियम के लिए ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है वो कितनी है, d1 प्लस D2. D2 dash. ये फाइनली एपरेंट डेप्थ होगी इसकी यहाँ से, कि फाइनली ये कहाँ दिखाई देगा, डी एपरेंट। एपरेंट मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली कि जो टॉप सरफेस है वहां से कितना नीचे दिखाई देगा, अगर मीडियम नहीं होता कुछ भी तो टॉप सरफेस से d1 प्लस d2 था, अब वहां से कुछ ये दिखाई देगा डी एपरेंट अपॉन, अच्छा यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, यहाँ से जाते ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअल में क्या है, ऑब्जेक्ट है कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, Virtual. जो चीज आ रही है वो जो बेंड करेगी वो म्यू2 पे डिपेंड करेगी या म्यू1 म्यू नॉट में क्या रिलेशन है उस पर डिपेंड करेगी, राइट। जैसे mu1 mu naught डिपेंड करेगी। एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट जनरली इतनी दूरी पर रखा होता और जो रे ये निकल रही है, ये रे वही रे यहाँ इसको देखते तो ये एंगल, ये वाला एंगल सेम है, ये उसी तरीके से बेंड करता, ये वाला उसी तरीके से बेंड करता है जैसे कि ये बेंड कर रहा है, तो ये वाला आपको जहां दिखाई देता ये वाला भी तो आपको वहीं दिखाई देगा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाएगा उससे मतलब नहीं है, ये जो रे है ये रे का जो बेंडिंग हो बेंडिंग डिपेंड करेगी म्यू1 एंड म्यू नॉट पे, इसकी जगह एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट रख दो, एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट रख दो तो ये जो रे निकलती है ये और ये रे सेम है, इसका बैंड होना डिपेंड करेगा कि ये म्यू1 म्यू नॉट क्या है, तो इसका भी ये भी उतना ही बैंड होगा क्योंकि ये भी म्यू1 से म्यू नॉट जा रही है। तो अब जो ऑब्जेक्ट रखा गया एक तरह से क्या है वो 1 से कहाँ जा रहा है, आंखों में म्यू1 बाय
म्यू नॉट। तो यह है d1 अपॉन d2 डैश क्या है? सॉरी ये mu1 d2 upon mu2। सर आप एक बार दोबारा बता दोगे वो हमने म्यू1 क्यों किया? ये वाला हाँ भाई यहाँ से जो रेज निकल रही है उसकी जो बेंडिंग है वो कितना बेंड होगा सर इधर की आपको जो फाइनली ऑब्जेक्ट दिखाई दे वो बेंडिंग किस पर डिपेंड करती है कि म्यू1 और म्यू नॉट। म्यू1 से म्यू नॉट पे। म्यू नॉट तो एक्चुअल में इसके जगह अगर एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता कितनी डेप्थ पे और ये पूरा मीडियम म्यू1 होता तो ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देता है? तो ये जितना शिफ्ट करेगा ये भी तो उतना ही शिफ्ट करेगा ओके सर। क्योंकि ये रे और ये रे क्या है भाई? अब मीडियम को थोड़ी पता है कि एक्चुअल में रे है ना, मीडियम को थोड़ी पता है यार कि एक्चुअल में जो रे आ रही है यहाँ से एक्चुअल में आ रही है या फिर मैंने इस डायरेक्शन में किसी और तरीके से इस पाथ को पकड़ ली थी रे। यहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा उसको थोड़ी पता है कि एक्चुअल में इससे रे ट्रेवल करती हुई आ रही है या फिर किसी और रास्ते से आ रही थी, फाइनली वो इस रास्ते को इन्हें पकड़ लिया है। उसको तो ये मतलब ना कि ये लाइन कितने एंगल पे आ रही है, राइट? यस सर। है ना? बस इस लाइन जिस एंगल पे उस हिसाब से ये इसको बेंड कर देगा, उस हिसाब से ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। तो अगर आपके पास एक्चुअल में ये पूरा पूरा मीडियम म्यू1 होता पूरा मीडियम म्यू1 तो ये ऑब्जेक्ट जितना शिफ्ट होकर दिखाई देता है ये वाला ऑब्जेक्ट भी उतना ही शिफ्ट होकर दिखाई देगा। ओके सर थैंक यू। ये है तो कहीं डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है? म्यू1 बाय ये गया क्या बन गया डी अपरेंट म्यू1 बाय म्यू नॉट म्यू2 बाय म्यू नॉट। ऐसा लग रहा है जैसे हर मीडियम अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है। डी अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट अपॉन ऑब्जर्वर। तो पहले वाला मीडियम क्या था? म्यू1 बाय म्यू नॉट, दूसरे क्या था? म्यू2 बाय म्यू नॉट। हाँ पहले वाला म्यू1 बाय म्यू नॉट, दूसरे का म्यू2 बाय म्यू नॉट। ऐसे और होते तो म्यू3 बाय म्यू नॉट। एंड हर एक का अपना अपना क्या लिख लो, कंट्रीब्यूशन लिख लो। जनरली क्या होता है फॉर ऑब्जर्वर इन एयर, जो कि 90% केसेस में 99% केसेस में यही होता है। मैं जनरल करा रहा हूँ बट एयर है तो सिंपली क्या बन जाएगा? म्यू नॉट 1। d1 अपॉन म्यू नॉट 1। डी बाई म्यू, दूसरे का भी डी बाई म्यू, तीसरे का भी डी बाई म्यू, चौथे का जैसे ये आया डी बाई म्यू। सिंगल होता है डी बाई म्यू आता, दो हो गए तो d1 बाय म्यू1 प्लस d2 बाय म्यू2 प्लस d3 बाय म्यू3 एंड सो। तो बहुत बार याद रखना वर्चुअल इमेज कहाँ बनी है उससे फर्क नहीं पड़ता है, रे किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है उससे फर्क पड़ता है हमेशा। क्योंकि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है फाइनली इस पर थोड़ी डिपेंड करता है कि भैया आपकी रे कहाँ से आ रही थी, इस पर डिपेंड करता है कि रे फाइनली किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, राइट? जो रे यहाँ से आ रही है उसको क्या मतलब है ये म्यू2 से आ रही है, तो मतलब ये ना कि जो यहाँ बेंडिंग होगी वो ऑब्वियसली म्यू1 और म्यू नॉट पे डिपेंड करेगा कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है। जितना म्यू1 म्यू नॉट क्लोज होंगे उतना ये रे सीधे निकलने की टेंडेंसी रखेगी, जितना म्यू1 और म्यू नॉट में डिफरेंस ज्यादा होगा वैल्यूज में उतना ये रिफ्लेक्ट करेगी। समझ आ रहा है ना यार? अगर इन दोनों का म्यू सेम हो गया तो यार ये रिफ्लेक्ट क्यों करेगी? तो जितना एक दूसरे क्लोज होंगे उतना रिफ्लेक्शन कम होता है, जितना एक दूसरे से दूर दूर होते हैं जितना इनका रेयर और डेंसर में डिफरेंस ज्यादा होगा उतना इनके टुवर्ड्स या अवे होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। ये नोट कर लिया? अच्छा तीसरा मीडियम होता तो क्या होता? यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बना इमेज बनी है वो फर्दर कैसे बिहेव करती है अगले वाले के लिए? वर्चुअल वर्चुअल ऑब्जेक्ट
और उससे जो रे जाती है उसको मतलब नहीं वो म्यू1 से है, उसको मतलब होता है कि वो फाइनली म्यू3 से म्यू0 में जा रही है ना। Yes, sir. उससे जो इमेज बनती, उससे जो रे निकलती, फर्दर उसका कर दो, फिर फर्दर से करते 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 आप n नंबर की लगा सकते हो। सर हो गया। चलिए एक रे डायग्राम में भेजने का अच्छा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा लगेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। और मान लो यार कि आपके पास क्या है, एक टैंक है, मान लेते कुछ ऐसा कि यहाँ आपके पास बर्ड है, ठीक है, ये फिश है, और जो फिश की जो ये पोजीशन ये h/2 है, ये भी h/2 है। तो फिश है वो एग्जैक्टली क्या है, मिड पोजीशन पर है, और जो ये बॉटम से बर्ड ऊपर है वो भी आपका h है। तो जो फिश है वो h/2 डेप्थ नीचे है, जो बर्ड है वो सरफेस से h हाइट ऊपर है, और जो बॉटम आपका सिल्वर्ड है, बॉटम आपका सिल्वर्ड है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, पोजीशन ऑफ आपको फिश निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू कैसे बोलूं, विद रिस्पेक्ट टू बर्ड एज सीन बाय द बर्ड। मतलब आपको जो बर्ड है, बर्ड को फिश की पोजीशन कहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। दो केसेस, एक वो डायरेक्टली देख रहा है बर्ड को, एक अच्छा, अगर फिश को देखना है तो बर्ड एक तो क्या देख सकता है, डायरेक्टली पानी में देख सकता है कि भाई डायरेक्टली उसको फिश देगी। एक आपका बर्ड क्या करेगा, फिश की इमेज भी देखेगा लिक्विड में, सॉरी मिरर में फिश की इमेज बन रही होगी, तो आपको दो फिश दिखाई देंगी, एक तो बर्ड को सीधा देखने में फिश दिखाई देगी, एक बर्ड को क्या है, फिश की इमेज भी दिखाई देगी। ऐसे ही पोजीशन ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, अगेन। अच्छा, फिश को अगर देखना है बर्ड को, तो एक तो या वो सीधा ऊपर की तरफ अगर देखे तो उसको बर्ड दिखाई देगा, एक फिश ऊपर देखने में क्या देखे, नीचे देखे इनटू द मिरर, उसको मिरर में भी बर्ड की क्या दिखाई देगी, बर्ड दिखाई दे जाएगा, नहीं दे जाएगा। चार पार्ट हो गए। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, 4/3 मत लेना, म्यू लेके छोड़ देना, कौन की कैलकुलेशन करेगा। इन टर्म्स ऑफ म्यू निकाल लो, एच निकाल लो, खुद से दूरी बतानी है कि फिश कहाँ दिखाई दे रही है, खुद से, एक बार डायरेक्टली, एक बार इनटू द मिरर, और एक बार ऐसी बर्ड को देखना है, तो बर्ड को कौन देख रहा है, फिश। तो एक बर्ड की पोजीशन बतानी है, डायरेक्टली कितना दूर दिखाई दे रहा है फिश को, और एक बर्ड की जो इमेज है वो फिश को कितना दूर दिखाई दे रही है खुद से। दो पार्ट और ऐड कर दूंगे इसमें,
Yes, sir. चलो Yes, sir. क्या फिश खुद को देख सकती है मिरर में? है? ये नहीं देख पाएगी? कुछ जवाब तो दो। फिश के नीचे मिरर है, क्या फिश डायरेक्टली खुद को नहीं देख सकती मिरर के अंदर? देख सकती है सर। देख सकती है सर। ऐसे बर्ड अगर नीचे पानी में देखेगा तो बर्ड को अपनी इमेज भी दिखाई देगी? ये है दोस्तों। मुझे तीसरा पार्ट जल्दी से बता दो, तीसरा पार्ट जल्दी से बता दो, उसके बाद बाद में बात करेंगे। अरे भाई h/2 ही रहेगी सर। h/2 ऊपर ही आ जाएगी। मिरर से जाएगी सर। सर सेम ही मीडियम है। एच आएगी। ये सर h h/2 आगे है मिरर में, उसको ये जितना मिरर से आगे है h/2 ऊपर है, तो इमेज भी h/2 नीचे होगी। सर h/2। हाँ देखो h/2 ठीक है, लेकिन सारी क्या खुद के रिस्पेक्ट में है ना बता रहे हो तो H आ जाएगी। हाँ, एच आ जाएगी सर। हाँ सर h आएगा। एच आ जाएगी यस। फिश को अपने से कितना दूर दिखाई देगी इमेज? h दूरी पे। एच। तो पहले पार्ट से चालू करो, फिर तीसरे चौथे में जाते हैं। पहले पार्ट से चालू करो। सर फर्स्ट वाले में अगर डायरेक्टली देखे बर्ड तो h प्लस h/2 म्यू, अगर इमेज देखे तो h प्लस h/μ। एक काम करो, चारों पहले पार्ट कर ले, उसके बाद फिर बताना है ना। है ना, रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्राई करो, कोई बात नहीं, 5-7 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो इनफैक्ट, बट एक एक पार्ट के ना रे डायग्राम बनाते जाओ। अब रे डायग्राम से क्या मतलब है? तो एक पार्ट देखो, पहला पार्ट जो है डायरेक्टली वाला, देखो मान लो बस रे डायग्राम बनाता हूँ, मेरा कहने का पर्पस क्या है? डायरेक्टली देखने का मतलब क्या है? यहाँ से जो रेज निकलेंगी, यहाँ से जो रेज निकलेंगी वो मतलब सीधी जाएंगी या फिर बेंड हो जाएंगी? बेंड होके पहुंचेगी बर्ड के पास। हाँ, ऐसे सोच लो, जो रे ऐसे गई, बेंड हुई नहीं हुई ऐसे? Yes sir. बेंड हो गई। तो आपको जो एक्चुअली में डायरेक्टली देखोगे ऐसे, तो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो ऐसे ये डिस्टेंस क्या थी? h/2। हवा में से देखो तो ये डिस्टेंस क्या दिखाई देगी आपको? h/2 या h/2 म्यू? h/2 म्यू। थोड़ा पास आ गया ना। एक एयर है तो मुझे पता है यार, या तो म्यू से मल्टीप्लाई होगा या म्यू से डिवाइड होगा। ये डायग्राम से क्या समझ आ रहा है? पास आ रहा है। तो पहले पार्ट आंसर क्या हो गया? खुद से कितनी दूरी पे दिखाई दिया? H plus H/2 mu. h/2 म्यू। Second का H plus 3 H/2 mu. Yes Yes sir. sir। यस सर। ये वाला पार्ट थोड़ा ऐसे है। रे डायग्राम बताओ, इमेज देखनी है तो पहले सबसे पहले जो रे चली ऐसे, क्या रे टकरा कर ऐसे जाएंगी?
अपने को यहाँ तो कोई पेन है नहीं, तो ये जो बाउंड्री क्या लगेगा कि जो रेज आ रही है वो कहाँ से आ रही है, क्या इस पॉइंट से आ रही है क्या? बाउंड्री का लग रहा है कि सिंपली एक्चुअल में अगर यहाँ कोई फिश रखी होती तो यहाँ से ये दो रेज निकलती है ऐसे, और ये फर्दर क्या होती, फर्दर बर्ड की आईज में पहुंचने से पहले ये फिर से रिफ्लेक्ट होती। यहाँ समझ आ रहा है क्या? ये वाला ये हुआ है। जैसे इधर अब बोलो सर ये जो रे निकली है तो बर्ड की आंखों में पहुंची नहीं, फिर कैसे दिखाई दे रहा है बताओ? साइड से नहीं निकल गई, बर्ड तो यहाँ पर है भाई। ये तो दिखाने का तरीका है। इन दो के बीच में भी कितनी होंगी, मिलियंस ऑफ रेज होंगी कि नहीं होंगी? Yes, sir. Yes, sir. सर और ये तो इसमें भी दिखा रहा हूँ कि ये बहुत दूर दूर है, एक्चुअली ये भी बहुत ही पास है। पास में है, और इनके बीच में मिलियंस ऑफ रेज है। तो जो अगर ये आप मान भी रहे हो तो इनके बीच में कुछ यहाँ में पहुंच रही है। ठीक, अब बताओ ये अगर h/2 ऊपर है तो ये h/2 नीचे। नीचे। एक तरह से जब इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या रखा गया है, h/2 या 3h/2? इस सरफेस से जो ऑब्जेक्ट रखा गया है यहाँ से रेज आ रही है ये वाली 3h/2। 3h/2 ऊपर शिफ्ट हो गया तो क्या हो गया, बाय म्यू। Yes sir, by mu। बाय म्यू, और खुद कितना दूर है वहां से, सरफेस से h। समझ बात यार? यस सर। जो ऐसे लाइट डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगले दो पार्ट करो। डन सर। हो गया क्या? यस जैसे सर। सारे पार्ट्स हो गए। यस सर हो गया। चौथे पार्ट के आंसर क्या रहा है, बर्ड को अपनी खुद की इमेज देखनी है।
2h 1 minus 1 by mu. माइनस तो मुझे लगता नहीं कहीं आएगा अभी। h by 2 plus mu h आ रहा है सेकंड पार्ट का आंसर। यस सर यही आ रहा है। Yes, sir. Yes sir, यही है। Yes, sir. मतलब एक तो क्या है, एक तो कुछ सीधा सीधा देखना है, बर्ड फिश को देखना है कि फिश बर्ड को देखना चाहती है, तो बर्ड से जो भी बहुत सारी रेज निकलेंगी जो फिश की आईज में जाएंगी, और फिश की जब आईज में जाएंगी फिश देख पाएगी कि भैया बर्ड की कुछ इमेज बनी है। अब बताओ ये सीधी सीधी जाएंगी या फिर बैंड हो जाएंगी? बैंड हो Then row 2x. राइट। ये अगर डायरेक्टली जो रेज इसके आंखों में पहुंच रही है, दो रे नहीं है, इनके बीच में मिलियंस ऑफ रेज हैं, सबके सब यहाँ से आती हुई दिखाई देंगी, राइट। यस सर। देखो तो जो ये अगर ये h था तो ये हाइट क्या हो जाएगी? म्यू एच। तो फिश से कुछ कितना दूर, फिश से दूरी कितनी हो गई? h/2 plus h। यस H by 2. h/2। अब फिर क्या है, एक इमेज देखनी है, तो ये जो रे आई है वो मिरर पे गिरेंगी, तो फिर क्या होंगी? टकरा कर वापस जाएंगी। इमेज बी डैश के हिसाब से बन जाएगी। यस सर बी डैश के साथ है ना। अच्छा अब जब ये जाएंगी तो एक तरह से जहाँ से आ रही थी ये बी डैश से आ रही थी एक तरह से, यस जितना ऊपर है ये उतना ही नीचे बन। ये हो गया। अच्छा ये जो रे जा रही है इनका फिश में आई से पहुंचने से पहले रिफ्लेक्शन होगा या फिर नहीं होगा? क्या सर? तो रेज रिफ्लेक्ट होके गई है, जो वो फिश के आंखों में पहुंचेगी वो यहाँ से जो टकरा के जाएंगी वो फिर से रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगी या फिर बिना रिफ्लेक्ट होके? रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्ट होगी, उनका रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना इनकी आंखों में पहुंचने से पहले, राइट। फिश को तो डायरेक्टली कितना दिखाई दे रहा है? सर फिश को इतना दिखाई दे रहा है 3h/2 plus h ऊपर था उतना ही है नीचे। उतना ही नीचे। सही है यहाँ तक? तो फिश को क्या लग रहा है कि ये यहाँ से कितना दूर है? म्यू एच प्लस 3h/2। ये हो गया म्यू एच प्लस 3h/2। 3h/2। ठीक है यहाँ तक? फिश को अपनी इमेज कैसे दिखाई देता है? फिश को अपनी इमेज देखो, ये यहाँ से आ गया, फिश रेज निकली यहाँ से चलेगी, तो ये h/2 ऊपर तो h/2 नीचे। देखो ये जो रेज टकरा के जा रही है वो जब फिश की आंखों से पास करेंगी तो रिफ्लेक्ट होके पास करेंगे, रिफ्रैक्ट होके नहीं, जैसे नॉर्मली होना चाहिए था। बर्ड को अपनी इमेज देखनी है तो बर्ड से पहले क्या निकलेंगी? रेज। ये रे निकलेंगी तो ये देखना बर्ड से ये रेज निकलेंगी, यहाँ टकराएंगी, यहाँ टकराएंगी, और बर्ड की आंखों में पहुंचने से पहले को फिर से क्या करेंगी? रिफ्रैक्ट ऐसे ट्रिक कर लेंगे कि बी डैश को देखना, उसको बी डबल डैश को देखना है। यस सर। चाहिए ऐसे जो बी को अपनी इमेज देखें तो बी से पहले रेज निकलेंगी, टकराएंगी, फिर रिफ्लेक्ट होंगी, और इसकी आंखों में पहुंचने से पहले ये जो बी है, बी इन रेज की बदौलत देख पाएगा खुद को, खुद की इमेज को। तो वो रेज मिरर से टकरा के आ रही है और जब उसकी वो आंखों में गिरेंगी उसी को तो आप उसकी बर्ड की इमेज बोलोगे। मतलब मिरर से जो भी टकरा कर जो भी रेज आ रही है जब वो वापस बर्ड की आंखों में गिरेगी तो बर्ड को क्या दिखाई देगी? खुद की ही इमेज दिखाई देगी। तो ये जो रेज है ये बर्ड की आंखों में पहुंचने से पहले फिर से क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है। इस सरफेस के लिए जो रेज आ रही है वो कौन सी रेज आ रही है?
E double dash बी डबल डैश की डेप्थ कितनी है? H plus mu h plus mu H plus 2H. UH प्लस मैच प्लस 2। 2H। और फिर से क्या होगा इसका? फिर से बाय भाई ये पास आ रहा है, ये तो म्यू बाय म्यू कर दूंगा। अपॉन यस उसके बाद में क्या जोड़ दूंगा? H जोड़ दूंगा, है ना? 4 पार्ट 4 इमेज ऑफ बर्ड बाय ऑब्जर्व बाय बर्ड हिमसेल्फ क्या आएगा? ये जो इस सरफेस से कितना नीचे था? म्यूएच प्लस 2H। ये भी थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर गया बाय म्यू कितना दूर है वहां से? Plus H. प्लस एच तो ये तो कितना हुआ? 2H प्लस 2H बाय म्यू। ठीक बात। यस ऐसे अगर आप देखो रे डायग्राम नहीं बनाओगे ना तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे, लेकिन अगर आप एक एक करके रे डायग्राम बनाना चालू करोगे ना तो चीजें फिर आसान हो जाएंगी। रे डायग्राम तो समझ में आया हुआ है क्या नहीं आया? सर आप एक चीज बता दोगे? पूछो पूछो। पूछो दोस्त। सर जो मिरर के नीचे से आपने जो म्यू एच प्लस एच लिखा है वो कैसे लिखा है? इस मिरर पे जो रेज आ रही है वो कौन सी आ रही है? कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है आपको? कौन से वाले उस पे? ये जो है, ये जो ये टकरा के जब जाएंगी उसकी तो पीछे इमेज बनेगी। यस सर। ये जो रेज आ रही है, ये जो रे आ रही है, ये रे कहाँ से? बी से आ रही है, बी डैश से आ रही है? बी डैश। बी डैश यहाँ से कितना ऊपर था? म्यू एच प्लस एच, ठीक है ना? म्यू एच प्लस एच। इस मिनट के लिए जो ऑब्जेक्ट रखा गया वो बी पे थोड़ी रखा गया, उसके इस मिनट के लिए तो हाँ ऑब्जेक्ट बी डैश है, ठीक है सर। म्यू एच प्लस एच तो इतना ही नीचे बन जाएगा। है ना? थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। सही ये मेहे के नीचे वाला मीडियम वोटे के लिए है। ये वाला कह रहे हो क्या? ये यस सर। ये क्या नहीं क्या लिया मैंने? एक सेकंड सर। These are virtual rays. सही इसमें पहले These are virtual rays. जो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा वो डिपेंड नहीं करता यहाँ क्या है, वो डिपेंड, ये इस तरह की बेंडिंग किस पे डिपेंड करेगी? इन म्यू पे डिपेंड करेगी, म्यू 1 और म्यू 2 पे। सेम चीज देखो मैंने यहाँ समझाई थी, सेम चीज यहाँ समझाई थी कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स का के मीडियम में फर्क नहीं पड़ता, फाइनली रे जहाँ से जहाँ जा रही होती है उन मीडियम का फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर एक्चुअल में इतनी दूरी पर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता और यहाँ से ये रे, जैसे ये रे इस पॉइंट से जितने एंगल पे गिरेगी, सेम पॉइंट पे ये रे भी सेम एंगल पे गिरेगी। और इसकी जो बेंडिंग को डिपेंड करता है म्यू 1 और म्यू नॉट में क्या रिलेशन है, ना कि म्यू 2 और म्यू नॉट में क्या रिलेशन है। क्योंकि ये जो बेंडिंग है वो तो ऑब्वियसली इस वाले एंगल का साइन आएगा और इसका म्यू 1 आएगा ना। सेम चीज यहाँ पर है। ये तो वर्चुअल इमेज है भाई। वर्चुअल इमेज अगर मैं बीच में हाथ रख दूं तो थोड़ी यहाँ इमेज बनना बंद हो जाएगी। एक बात बताओ, मिरर लो, मिरर के पीछे हाथ रख दो, क्या आपकी इमेज दिखना वो बंद हो जाती है मिरर में? नो है ना? आपके सामने मिरर है क्लास, आप अपने फेस को देख रहे हो, अब आपने मिरर के बैक साइड पे हाथ रख दिया, ये सोचते हुए कि इमेज और आपके मिरर के बीच में अगर आप हाथ रख दोगे तो आप रेज को रोक लोगे। रोक पाओगे? रेज तो एक्चुअल में कभी थी नहीं वहां पर, कैसे रोकोगे भाई? अगर आप यहाँ पर अपनी इमेज देख रहे हो, ये आपका मिरर है, आपको यहाँ पर इमेज दिखाई देगी अपनी? यस। बट अगर आप यहाँ से आप सोचते हो मैं बीच में यहाँ पर हाथ रख दूं, तो मैं हाथ रख दिया तो क्या आपको ये मिरर में आपको ये दिखना बंद हो जाएगा? दिखता रहेगा? दिखता रहेगा। वैसे दिखता ही रहेगा ना यार।
ये तो वर्चुअल रेज है, वर्चुअल रेज को थोड़ी रोक सकते हो। तो ये जो रेज टकरा के आ रही है, आपको लग रहा है कि वो यहाँ से आ रही है, लेकिन फाइनली इन रेज की जो बेंडिंग है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कि वो किस मीडियम से गुजर रही है। वो म्यू से 1 में जा रही है। और ऐसे सोचो यार, एक्चुअल में यही डेप्थ होती, एक्चुअल में ये डेप्थ होती, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता, और ये पूरा मीडियम क्या होता, म्यू होता। जैसे ये रे आ रही है, क्या वैसे ये रे आती? जितना ये बैंड होगी, क्या ये भी उतना ही बैंड होती? इसका भी तो अपरेंट डेप्थ हुआ था। तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि रेज कहाँ से आ रही है, रेज किस एंगल पे आ रही है और किस मीडियम से किस मीडियम पे जा रही है। जब भी वर्चुअल का प्रॉब्लम ना, इमेजिन कर लिया अगर वहां पर अगर एक्चुअल कोई ऑब्जेक्ट रखा होता, तो जैसे रे ये बनाई, वैसी नॉर्मल से जितनी दूरी पे ये पॉइंट बनाया, वैसे नॉर्मल से जितनी दूरी पे ये पॉइंट बनाया, और एक्चुअल में पूरा मीडियम म्यू होता और यहाँ से जो रे आता, तो ये ऐसे शिफ्ट होकर ऐसे दिखाई देता। तो इसकी बेंडिंग और इसकी बेंडिंग सेम है, जितना ये शिफ्ट हुआ है उतना ही ये वाला भी शिफ्ट हुआ है। डन? यस सर, सर यस सर। अगर हमारे को कोई बोले कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर इक्वल है, तो सर अभी ये ट्रू होगा फॉल्स? क्या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर हाँ और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर, वो दोनों इक्वल होंगे अभी भी? ऑब्वियसली अगर मीडियम क्या है, रिफ्रैक्शन कहीं नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म मीडियम है तो सेम ही होगा। ओके सर। उस टाइप की चालाकी नहीं होगी, वो उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। भाई एक्सप्लेन करते हैं कि भैया आपका जो आपके सामने एक मिरर रखा हुआ है, अब डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट इमेज की बात क्या है, अदर जो बता देंगे मीडियम है बीच में। ओके सर। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं इक्वल होना चाहिए, सिर्फ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से कोई डिस्टेंस होता है, वो कौन सा डिस्टेंस होता है बाय डिफॉल्ट? परपेंडिकुलर। भाई ये मैंने मिरर दे दिया, मैं यहाँ मिरर दे दूँ ये, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी डिस्टेंस क्या है मिरर से? ऑब्जेक्ट वो बाय डिफॉल्ट क्या है? परपेंडिकुलर। एक क्वेश्चन ट्राई करोगे? यस। ये समझ में आ रहा है रे डायग्राम से यार? क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट को भी क्या ट्रीट क्या करो कि रियल ऑब्जेक्ट है, और मीडियम क्या मान लिया करो, जिससे जिससे जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना यार, उस बाउंड्री का जो मीडियम है उसी मीडियम को एक्सटेंड कर दो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है? और उसको रियल की तरफ मानते हो ट्रीट कर लो। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है यार। मान लो फिश है जो ऊपर जा रही बर्ड की तरफ, और जो बर्ड है वो जा रहा है फिश की तरफ, ठीक है? मान लेते हैं तो मेरा पर्सन जा रहा है। देखिए वेलोसिटी ऑफ फिश as seen by bird is say ऐसे मान लो क्वेश्चन है कि जो फिश की जो स्पीड है वो बर्ड को दिखाई दे रही है 11 मीटर पर सेकेंड। velocity of fish as seen by bird is 11 मीटर पर सेकेंड। फाइन, ये वाटर है। अब आप डेटा लेके कर लो। क्वेश्चन क्लियर है मेरा?
Sir, 8/5 meter per second. 8/5. 5. मुझे लगता है कि 8/5 होना चाहिए। देखो 8/5 तुम बोल रहे हो तो कितना हो गया? 1.6 हो गया क्या? सर 12 मीटर पर सेकंड आ रहा है। Yes sir, 12 आ रहा है। हाँ देखो 1.6 तो बहुत कम हो गया ना। 1.6 से रिलेटिव कैसे पहुंचाओगे 11 तक? सर 12 मीटर पर 12 सेकंड आ आ रहा रहा है है। सर। 12 आ रहा है, कैसे बताओ? सर पहले तो फिश की एयर के विद रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाली, वो डी एपरेंट को डी एक्चुअल इनटू म्यू, वो म्यू वाला फॉर्मूला लगा के आ गया। ठीक है, ये देखिए दोस्तों कैसे कर सकते हो यार इसको। हाँ बर्ड को आप एक काम करते, बर्ड मान लो स्टेशनरी भी होता तो फिश जितनी स्पीड से मूव करती है उसे वो दिखाई देती है, कुछ अलग दिखाई देती है? अलग। कुछ अलग दिखाई देती है। डिफरेंट। मान लो ये x है और ये क्या है? y है। एक रेफरेंस ले लिया, फिक्स्ड रेफरेंस है ना? तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फिश? ऐसे देख लेते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। एक्स लाइक पोजीशन को कुछ नाम दे दो, कंफ्यूज मत हो जाओ। पोजीशन को क्या नाम दे दे? ऐसे बोल दें पोजीशन ऑफ फिश। अच्छा वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी डिफाइन करने का मतलब क्या है? change of rate of position. कि एक फिक्स्ड पोजीशन से एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, वहां से उस पार्टिकल की जो दूरी है वो किस रेट से चेंज हो रही है। ये हुआ क्या? Yes sir. अच्छा किसी और के रिस्पेक्ट में लिखना तो मतलब क्या है? उस पार्टिकल से उसकी जो दूरी है वो किस रेट से चेंज हो रही है, ये मतलब हुआ Yes sir. है ना? ये किसी और के रिस्पेक्ट में मतलब बेसिक डेफिनेशन पे चले जाते हैं यार, कि एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में मतलब एक पार्टिकल को जो दूसरा पार्टिकल जितनी भी दूरी पे दिखाई दे रहा है, जो भी पोजीशन है आर, वो आर किस रेट से चेंज हो रहा है। क्लियर है ना? उसको अपन पोजीशन को आर ही नाम देते हैं। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं तो मुझे क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ फिश। With respect to it. अब बताओ ये आर क्या दिखाई देगा? बर्ड के रिस्पेक्ट में जो फिश की पोजीशन है, एक तो y दूरी पे तो है ही है बर्ड से, प्लस x दूरी पर है, x बाय म्यू दूरी पर है। एक्स बाय म्यू Mu. पूरे क्या ले लूं मैं? डेरिवेटिव। ठीक है सर। डॉट का मतलब क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में। Time के रिस्पेक्ट। अगर मैं डैश लगाता तो क्या मतलब होता? सर x के ग्रेडियंट ले लेना। ग्रेड। हाँ डैश का मतलब होता है किसी के भी रिस्पेक्ट में जनरल सिंबल है डेरिवेटिव, है ना? यस। कुछ भी ले लो किसी रिस्पेक्ट में। डॉट का मतलब होता है स्पेसिफिकली टाइम के। टाइम। बार बार आपको dr by dt नहीं लिखना, डॉट लगा दो, वो बाय डिफॉल्ट मतलब टाइम है। अब बताओ ये जो चीज गिवन है ना, ये वैल्यू x डॉट क्या है? इज द Sir, एक्चुअल वेलोसिटी। actual velocity yes. यस सर। कैसे चेंज हो रही है ना? यस सर। चलिए ये कितना है? ये वाली वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो ये वैल्यू जो रिलेटिव गिवन है वो 11 है। इसको क्या बोल दूं? डायरेक्शन चार्ज बोल दूं तो क्या बोलूंगा? डिस्टेंस कम हो रही है -11। -11 ये क्या लिखा? -2 -2 और ये लिखा वेलोसिटी ऑफ फिश डिवाइडेड बाय म्यू ये यहाँ चला गया वेलोसिटी ऑफ फिश क्या है? 9 इंटू म्यू। 4/3. Yes sir. यस सर। अच्छा इसको अगर मुझे ओरली करना होता, समझ आया सभी को? देखो सेपरेशन Yes, बढ़ता होगा तो डेरिवेटिव क्या ले लोगे? पॉजिटिव। सेपरेशन कम हो रहा होगा, डेरिवेटिव क्या ले लोगे? नेगेटिव ये है 11 के रेट से कम हो रहा है तो -11। ये डिस्टेंस क्या? -2 और ये क्या है? डिस्टेंस कम हो रही है। ये अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं है। x को मैंने क्या माना है? डिस्टेंस बढ़ रही है तो प्लस, डिस्टेंस कम हो रही है तो माइनस। ओबली dy बाय dt करके देखो ना, y कम हो रहा है ना टाइम के साथ साथ। इसको ओरली करना होता तो एक बात होता, अगर आपको ये 11 से दिखाई दे रहा है, ये खुद 2 से इधर जा रहा है तो आपको ये कितने साथ दिखाई देना चाहिए? 9 से। 9
अगर ये 9 से आते हुए दिखाई देगा, खुद 2 से आ रहा है, तो इसको क्या लगेगा कि ये 11 से पास में आ रहा है, तो इसको दिखाई देगा 9। अब मुझे बताओ एक्चुअल डेप्थ अगर डी होती है तो आपको दिखाई क्या देता है, डी बाई म्यू। तो ऐसे एक्चुअल वेलोसिटी अगर वी है तो वेलोसिटी दिखाई क्या देगी आपको, E by mu. तो डायरेक्टली बोल देते हैं जो जैसे हाइट म्यू टाइम्स कम होगी तो वेलोसिटी भी तो म्यू टाइम्स कम हो गई है ना यस सर। भाई। एच एपरेंट डी एपरेंट क्या है, डी बाई म्यू, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो, तो एपरेंट वेलोसिटी क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी बाई म्यू। यस सर। तो ये एपरेंट वेलोसिटी, ये एक्चुअल वेलोसिटी बाई म्यू। तो एक्चुअल वेलोसिटी बाई म्यू वो ये आपको कितना दिखाई दे रहा है, अगर ये 9 हो जाए तो 9 से इसको लगेगा ऊपर आ रहा है, खुद जानू 2 से नीचे, तो उसको क्या दिखाई देगा, 11 से फिश इसी तरह बाहर 11 दिखाई देगा। तो ये देखो ये तो है एकदम मेंटोस लाइफ, फटाक से देखो भाई मैं 2 से जा रहा हूँ, ये मुझे 11 से आते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब ये मुझे लग रहा है ये 9 से आना चाहिए। अभी 9 से आ भी रहा है, लेकिन ये मीडियम की वजह से वो 9 जो दिखाई दे रहा है वो खुद म्यू टाइम्स कम होके दिखाई दे रहा है, राइट। एक्चुअल बाई म्यू वो 9 है, क्लियर है। म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 से 12 आ गया। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करूं, क्लियर है ये। यस सर। Yes, sir. यस सर। एक टैंक है, पानी है, मान लो फिश है, मतलब फिश जा रही है ऊपर विद वेलोसिटी ऑफ सपोज करो 4 मीटर पर सेकंड से, ये आ रहा है मान लो कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से। नीचे मिरर है, तो ये बताओ फाइंड वेलोसिटी ऑफ image of fish as seen by bird, velocity of image of bird। सर टैंक की हाइट गिवन है? नहीं, व्हाट? सर फर्स्ट का तो 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है, दूसरे का 20/3 आ रहा है। सर फर्स्ट का 1 आ रहा है। फर्स्ट का सिर्फ 5 आ रहा है अगर वाटर माने तो। 5 ही आ रहा है। मैं बोलो डेटा थोड़ा ठीक कर देता हूँ, उसको 6 ले लो यार, सॉरी है ना, फटाक से कैलकुलेशन कर लो फिर से।
सर 9 आ रहा है फिर तो। फर्स्ट का यस सर। यस से फर्स्ट का 9 आ जाएगा। यस सर 9 आ रहा है। मान लो ये x है, 3 मान लो ये y है, और जो बर्ड की पोजीशन है क्या मान ले? यस सर 9 आ गया। z मान लेते हैं। यस सर 9। अगले का 12। अच्छा, एक काम करो, पहला इमेज कहाँ दिखाई देगी? सबसे पहले तो क्या है, जो फिश है, फिश की इमेज यहाँ बनेगी। मुझे क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ फिश, है ना? ये जो निकालना हमें जो चाहिए, डायरेक्टली देखने की बात नहीं, इमेज की बात हो रही है। तो पहले तो इसको, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, x ऊपर तो x नीचे। तो अब यहाँ से जो रेज ऐसे जाती, ऐसे बनते क्या? ये रेज टकरा के ऐसे जाती है, और इसके आंखों कौन से पहले वो फर्दर रिफ्लेक्ट करती हैं क्या? हाँ है ना? परफेक्ट है। तो आपको जो इमेज दिखाई देती है वो शायद यहाँ की दिखाई देती है। तो इस सरफेस से ऑब्जेक्ट कितने नीचे रखा गया? x प्लस वाई, फिर वो थोड़ा शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। तो इस सरफेस से जो फिश दिखाई दे रही है वो x प्लस वाई नीचे दिखाई दे रही है, या फिर x प्लस वाई का भी बाय म्यू हो गया? बाय म्यू प्लस बर्ड की इस सरफेस से दूरी कितनी है? z माइनस 1। देखो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था, आसान था। x ऊपर तो x नीचे, तो इस सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो x प्लस वाई नीचे रखा गया है। ये फर्दर जब रेज निकलेगी बर्ड की आंखों में जाने से पहले, तो फर्दर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ऊपर जा रहा है मतलब डिस्टेंस x प्लस वाई से थोड़ा कम हो रही है, तो बाई म्यू कर दिया। फिर खुद की दूरी कितनी है यहाँ से? ये है। तो इस पर क्या लें? डेरिवेटिव ले लें। अब बताओ ये क्या है? x का डेरिवेटिव कितना है? +4 या -4? x का डेरिवेटिव हमने ये माना है x +4। +4 +4। y का डेरिवेटिव 0। क्यों? y एक फिक्स्ड है। कांस्टेंट। फिर z का डेरिवेटिव, z बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है -x। ये हुआ 3 -6 कितना आया? 3 मतलब क्या हुआ? आपको फिश पास आते हुए दिखाई दे रही है, दूर दूर जाते हुए दिखाई दे रही है? इमेज तो इसकी जो इमेज दिखाई दे रही है आपको, मतलब इमेजेस का आपको यहाँ दिखाई दे रही है, सॉरी, है ना? यहाँ आपको फाइनली बर्ड दिखाई दे रही है, फिश दिखाई दे रही है। माइनस यानी मतलब क्या है? बर्ड और फिश के बीच की सेपरेशन कम हो रही है, राइट? अच्छा, तो अब आपको ये ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, नीचे जाते हुए दिखाई देगा? नीचे। कैसे पता लगा? सर वो इमेज नीचे शिफ्ट होती जाएगी। हाँ, जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे इमेज तो देखो ना कि अगर ये 6 से इधर आ रहा है, और अगर ये भी इसको लग रहा है कि इमेज इसकी तरफ आ रही है, तो ये जो आना चाहिए था रिलेटिव सेपरेशन, ये 6 से बढ़ाना चाहिए था क्या भाई? अगर ये इसको लग रहा है कि ये ऊपर जा रहा है और ये खुद नीचे 6 से आ रहा है, तो अगर ये 6 से नीचे आ रहा है तो, और ये ऊपर आ रहा है, तो इसको जो भी दिखाई देती है ये इन दोनों की रिलेटिव, इसकी और इसकी रिलेटिव, वो 6 से तो ज्यादा ही थी। 6 से अगर कम आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसको ये कहाँ जाते दिखाई दे रहा है? नीचे से। आहो, बर्ड को लगे फिश नहीं जा रही होगी, नीचे से कितने से जा रही होगी? 3 से जा रही होगी, तभी तो ये 3 से नीचे गया, ये 6 से नीचे गया, तो उनका रिलेटिव कितना आया? ये चीज आ रही है 6 से,
और ये चीज आ रही है 3 से। अब बताओ इनके बीच में जो सेपरेशन है वो बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा कम हो रहा है। है ना, कम हो रहा है। तो इसके जो सेपरेशन का जो डेरिवेटिव आएगा वो प्लस आएगा माइनस आएगा? माइनस है, माइनस है। और किस रेट से कम हो रहा होगा? -3 -3 3 के रेट से कम हो रहा है, -3 से। इसलिए -3 लिख दिया। समझ रहे हो ना मेरी बात? यस सर। यस सर। फिर सेकंड का -4। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, ये पार्ट समझ में आया दोस्तों? पहले तो मैंने इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन लिख ली। ये एग्जैक्टली वही काम किया जो हमने यहाँ ऊपर क्वेश्चन किया था, ये वाला पोजीशन ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड एज सीन बाय द बर्ड, है ना, इमेज ऑफ फिश इन द मिरर, राइट? यस सर। ये वाला पार्ट यस सर। हमने क्या किया, पोजीशन निकाल ली। और वो -3 आई, उसमें भी अगर कोई पूछे कि बर्ड को ये इसकी जो इमेज है वो ऊपर जाते हुए दिखाई देगी, नीचे आते हुए दिखाई देगी, अगर आंसर 9 से 6 से बड़ा आता तो मतलब ये इसकी तरफ जा रहा है। देखो ना, अगर मैं इसको ऊपर कर दूं 3, इसको कर दूं 6, तो ऑब्वियसली ये 6 नहीं बनेगा, बल्कि क्या बन जाएगा? 9। ये सेकंड पार्ट आप ट्राई करोगे, ठीक है? एक इसमें होमवर्क जोड़ दूं? यस सर। कोई भी एक पार्ट रिपीट करो, रिपीट से रिपीट पार्ट 1। इफ एक काम करते हैं, टैंक को यहाँ से खोल देते हैं, टैंक से पानी निकलने लगेगा। क्या बोल रहा हूं? इफ water level is decreasing at the rate of, क्या फर्क है ऊपर में जो अब y, जो पहले हमने y का डॉट 0 लिया था, y का डॉट 0 नहीं होगा, y डॉट क्या हो गया? -1 हो जाएगा। -1 समझ गया ना? यस यस सर। होल बना दो, बोलो पानी निकल रहा है, और मान लो पानी का किसी भी इंस्टेंट पे जो रेट है वो 1 है, तो y का डेरिवेटिव नॉन जीरो है। क्लियर है? ठीक, क्लास में कल की क्लास के टाइम में ना मॉर्निंग में कम्युनिकेट कर दूंगा यार। ऑलराइट, कल कर लेंगे क्लास। बंद कर दो यहाँ से, नोट कर लिया? यस सर। थैंक यू सर।